राधा चंद लम्हों को खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इस वक्त भी मेरा सर बोझल हो रहा था और फिर ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि मेरे जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय नहीं। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। मैंने सर को झटके देते हुए सेठ दौलत राम की तरफ देखा, जो एक कुर्सी पर बैठा हाँफ रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं सेठ दौलत राम का गला घोंट दूं और इस इरादे से मैं उठी भी, मगर सेठ ने करीब ही रखा हुआ तमांचा उठा लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचाया यहाँ से जाने के बाद इसके खिलाफ जुबान खोली तो वह मुझे चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर देगा और पुलिस मेरा वो हशर करेगी कि मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। सेठ दौलत राम बरहमन था, हिंदुओं की सबसे ऊंची ज़ात। ये दूसरी ज़ातों को खातिर में नहीं लाती। हम जैसे लोगों को तो मुलीच कहते हैं और करीब भी नहीं फटकने देते, लेकिन जब हवस की आग भड़क रही हो तो ये भूल जाते हैं कि कौन मुलीच है और कौन बरहमन। सेठ दौलत राम उम्र के इस हिस्से में था जहाँ इसका ज़्यादा राह ख़त्म हो चुका था। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मुझे कराहत और घिन सी महसूस हो रही थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गई, कपड़े पहने और मेज़ पर पड़ा हुआ अपना पर्स उठाकर कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिमाग घूम रहा था और पूरे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ से सीधी पुलिस स्टेशन चली जाऊँ और सेठ दौलत राम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूँ, लेकिन फिर सेठ की धमकी याद आ गई। वो दौलतमंद आदमी था, इसकी बात सुनी जाती, हम गरीब थे, हमारी कौन सुनता। और फिर पुलिस से भी भलाई की कोई तवक्का नहीं थी। रुसवाई जो होती वो अलग। मेरे माँ बाप भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते, इसलिए मैंने इस सिलसिले में खामोश ही रहना बेहतर समझा। सेठ दौलत राम की कोठी से कुछ दूर आकर मैं एक ऑटो पर बैठ गई और जब अपने घर के करीब पहुंचकर किराया देने के लिए पर्स खोला तो इसमें 100 के 10 कड़कड़ाते हुए नोट देखकर मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। सेठ दौलत राम ने ये रकम किस वक्त मेरे पर्स में रख दी थी? इस रात मैं सो नहीं सकी, मेरे दिमाग में धमाके से होते रहे। सेठ दौलत राम का बुलडॉग जैसा चेहरा मेरी नज़र के सामने घूमता रहा। इस दिन के बाद मैं सेठ दौलत राम के दफ्तर नहीं गई। मैंने माता और पिता को बता दिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। चंद रोज़ बाद मुझे एक आश्रम में काम मिल गया। यहाँ बेसहारा और विधवा औरतें रहती थीं। इस आश्रम के तमाम अखराजात एक नेता उठाता था। यहाँ एक बात मैंने ख़ास तौर से नोट की थी कि इस आश्रम में रहने वाली तमाम औरतें हसीन हैं और कोई भी 40 साल से ज़्यादा की उम्र की नहीं थी। और फिर यह बात भी मेरी समझ में आ गई कि यहाँ बूढ़ी या बदसूरत औरतें क्यों नहीं थीं। ऐसी औरतों को यहाँ घुसने ही नहीं दिया जाता था। वो नेता जो इस आश्रम का खर्चा उठा रहा था, यह आश्रम दरअसल इसकी शिकारगाह थी। इसे और इसके दोस्तों को यहाँ से औरतें सप्लाई की जाती। अलका अग्निहोत्री से मेरी पहली मुलाकात भी इस आश्रम में हुई थी। एक मरतबा वो नेता आश्रम के मुआयने के लिए आया तो वो भी इसके साथ थी। वो फ़ौरन ही मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गई और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछती रही। वो मुझे अपने पास रखना चाहती थी और फिर चंद रोज़ बाद वो मुझे अपने साथ ले गई। 2000 रुपया महीना तनख्वाह तय हुई थी। मेरे तमाम अखराजात भी इसके ज़िम्मे थे। तनख्वाह पूरी की पूरी मेरे माता पिता को भेज दी जाती। चंद हफ्ते जयपुर में रहने के बाद हम माउंट आबू आ गए। अलका का पति श्याम लाल पुलिस इंस्पेक्टर था। वो बहुत अच्छा आदमी था। 2-3 महीनों तक तो मेरे साथ अलका का सलूक बहुत अच्छा रहा और फिर एक रात इसने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो मुझे मरीना क्लब ले गई, मुझे अपने मकासद की भेंट चढ़ा दिया। दरियोदन ने इस रात मेरे साथ जो कुछ किया वो मैं बयान नहीं कर सकती और फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। अलका मुझे किसी न किसी मर्द के साथ कमरे में बंद कर देती और ये सब वो लोग थे जिन्हें वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। 1 साल बाद मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि अलका रॉ की डिप्टी डायरेक्टर है। इसे यहाँ नागराज की सरगर्मियों पर निगाह रखने के लिए भेजा गया है। नागराज रॉ का आदमी नहीं है, लेकिन इसे रॉ की आशीर्वाद हासिल है और दहशतगर्दी के कैंप का मंसूबा खुफिया तौर पर इसके सुपुर्द किया गया था। वो अगरचे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, मगर वो ज़रूरत से ज़्यादा फैलता चला गया। इसने अपने नाम की दहशत फैला दी, कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। श्याम लाल एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। इसने 2 मरतबा नागराज को सलाखों के पीछे बंद किया, लेकिन दोनों मरतबा ऊपर से ऐसा दबाव पड़ा कि इसे छोड़ना पड़ा। दूसरी मरतबा तो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर और दिल्ली से कई आला अफसर यहाँ आ गए। श्याम लाल को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। श्याम लाल ने अपने तौर पर नागराज के खिलाफ तहकीकात जारी रखी। कैंप वाला मंसूबा बेहद खुफिया था, लेकिन श्याम लाल इसके बहुत करीब पहुंच गया था। इसने बहुत कुछ मालूम कर लिया था। यहाँ रॉ के और भी बहुत से एजेंट मौजूद थे जो खास तौर पर श्याम लाल पर निगाह रखे हुए थे।
उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को श्यामलाल के बारे में रिपोर्ट भेज दी, जिस पर अलका देवी को यह हुक्म मिला कि वो खुद ही श्यामलाल का बंदोबस्त करें। मुझे अच्छी तरह याद है, आश्रम के इस तहखाने में अलका ने अपने सामने श्यामलाल को मरवाया था। इसके शरीर पर अनगिनत घाव लगाए गए थे और फिर इसकी लाश उठवाकर शहर की एक वीरान सड़क पर फेंकवा दी गई। इससे पहले नागराज 2 आदमियों को इस तरह कत्ल करवा चुका था। अलका ने अपने पति के कत्ल का इल्ज़ाम भी नागराज पर लगा दिया, लेकिन ज़्यादा शोर नहीं मचाया। इसके बाद इसने नागराज के खिलाफ भी अपनी जुबान बंद कर ली। राधा एक बार फिर चंद लम्हों को खामोश हो गई। इस दौरान वो पलक झपके बगैर मेरे चेहरे को तकती रही। जब खामोश हो गई, खींच गई, तो मैंने कहा, यूं तो पुरानी बातें हो चुकी, तुम इसके राज से पहले भी वाकिफ थी, लेकिन तुम्हारे दिल में अचानक इतनी शदीद नफरत कैसे उभर आई? तुम्हारी वजह से राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो तुम्हें जख्मी और बेहोशी की हालत में वीरान मंदिर से उठाकर लाई थी तो मैं समझ गई थी कि वो तुम्हारी हमदर्द बनकर तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। तुम जवान हो, खूबरू हो, तुम्हें जख्मी देखकर वो ये भी समझ गई थी कि तुम गालिबन पुलिस को मतलूब हो। तुम्हारी हमदर्द बनकर तुम्हें दबाव में रखकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी। अपने मखसूस हल्के में वो जिनसी बिल्ली के नाम से पहचानी जाती है। इस वक्त मैं यही समझी थी कि वो तुम्हें भी अपनी शहवानी ख्वाहिशात मिटाने के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन अगले रोज़ जब ये पता चला कि तुम नागराज के हाथों से भागे हो और ये कि तुम कौन हो, इसने तुम्हारे बारे में अपना प्रोग्राम बदल लिया। अलका और इसके चंद साथी तुम्हारे देश के खिलाफ दहशतगर्दी के इस मिशन को मुतासिर किए बगैर नागराज को नीचा दिखाना चाहते थे। तुम्हारे आ जाने से अलका ने एक और मनसूबा बना लिया। वो तुम्हारे जरिए नागराज और इसके खास आदमियों को ख़त्म कराना चाहती थी। दूसरी तरफ इसने ये मनसूबा भी बनाया था कि तुम्हें वो तमाम राज बता दिए जाएं जिनसे मुतासिर होकर तुम इसके लिए कत्ल व गारत पर आमादा हो जाओ। आश्रम पर नागराज के आदमियों के छापे नाटक थे। वो अलका ही के आदमी थे जो तोड़ फोड़ करके चले जाते थे। इस तरह अलका तुम्हें दबाव में रखना चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर तुम्हें बचा रही है। जिस रोज़ दुर्योधन ने तुमसे मुलाकात की थी, इसी रात अलका और दुर्योधन ने यह मनसूबा भी बनाया था कि तुम्हें कैंप दिखा दिया जाए ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि यहाँ तुम्हारे देश के खिलाफ क्या हो रहा है और तुम पूरे जोशो खरोश के साथ इनके लिए काम कर सको। इनका असल मनसूबा था कि जब तुम नागराज को ख़त्म करो, ये लोग तुम्हें भी ख़त्म कर देते और ये बात सामने लाई जाती कि यहाँ अब तक जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार एक पाकिस्तानी एजेंट था जो आखिरकार अलका या इसके आदमियों के हाथ मारा गया। पता नहीं क्यों वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे तुमसे हमदर्दी और अलका से नफरत हो गई थी और इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अलका के खिलाफ जुबान खोली। मैं तुम्हें इस नागिन से बचाना चाहती थी, मगर तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया था और आज इसलिए मैंने तुम्हें इस कमरे का राज बता दिया था। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, मगर इस कमबख्त की मौत ही आई थी जो ऐन वक्त पर वहां पहुंच गई थी। अलका के खिलाफ ये नफरत अचानक नहीं, बहुत अरसे से लावे की तरह मेरे सीने में पक रही थी और आज आखिरकार नफरत का वो लावा बह निकला। और ये कॉटेज मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये मेरा है, राधा ने जवाब दिया। अलका ने मुझे अपने पास 2000 रुपए महीने पगार पर रखा था। वो 2000 रुपए तो बाकायदगी से मेरे माता पिता को भेजती रही, लेकिन यहाँ इसने मुझे जिस रास्ते पर लगा दिया था इससे मेरी वापसी मुमकिन नहीं थी। अलका मुझे लंबी लंबी रकमें भी देती रही, कुछ मैं भी लोगों से बटोरती रही। मैंने रकम जमा करके 1 साल पहले ये कॉटेज खरीद लिया था और अलका और इसके साथियों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैं इस 1 साल के अरसे में यहाँ बमुश्किल 10-12 दिन नहीं होंगी, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन सफाई वगैरह के लिए यहाँ के चक्कर ज़रूर लगाती रही हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, जब मैंने अलका और दुर्योधन का प्रोग्राम सुना तो इस वक्त मैंने तुम्हारा साथ देने और अलका को सवाद सिखाने का फैसला कर लिया था। इस रोज से मैंने यहाँ कुछ चीज़ें भी जमा करना शुरू कर दी थी। मैंने यहाँ इतना राशन जमा कर लिया है कि हम कम से कम 1 महीना बाहर निकले बगैर इत्मीनान से यहाँ रह सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हें गोश्त खाने को नहीं मिल सकेगा। यहाँ आकर गोश्त का तो शायद मैं जायका ही भूल गया हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हालात ज़रा पुरसुकून हो जाएं तो मैं तुम्हें गोश्त भी ला कर खिला दूंगी। और अब तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम भी सो जाओ, राधा कहते हुए उठ गई। इसने कॉटेज के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और दाएं तरफ वाले कमरे में चली गई। मैं देर तक वहाँ बैठा सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सका था कि गुज़श्ता रात मैंने कैंप में जो धमाके किए थे इसका क्या नतीजा निकला था और कैंप के डिप्टी कमांडर और शमिया का क्या अंजाम हुआ था। शमिया को वहाँ छोड़कर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था। इसमें शुबा नहीं कि इसने मेरी बड़ी मदद की थी।
मेरी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला था, मगर इसने जो कुछ भी किया था किसी हमदर्दी की बिना पर नहीं, मेरे ज़रिए अपनी बहन के कत्ल का बदला लेने के लिए किया था। बुनिया कौम का कोई भी फ़र्द बिला मकसद किसी पर कोई एहसान नहीं करता। सरहद पार करने के बाद से अब तक मैं इस कौम को बड़ी हद तक समझ चुका था। अलका को मैं सबसे बड़ा हमदर्द समझता था और वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली थी। और फिर दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभर आया। सबसे पहले मुझे बेला ने धोखा देने की कोशिश की थी। इसने भी मुझे एतमाद में लेने के लिए अपने कई आदमी मेरे हाथों मरवा दिए थे। और फिर अलका, इसने भी यही कुछ किया था। वो ना सिर्फ मुझे नागराज के आदमियों से बचाती रही थी, बल्कि अपने आप को मेरे लिए खिलौना भी बना दिया था जिससे मैं जी भर के खेला था। अलका ने भी कई आदमी मेरे हाथों मरवा दिए थे, लेकिन ये सब कुछ ड्रामा था, एक जाल था जो मेरे गिर्द बिछाया गया था। जिस तरह बेला और अलका ने अपने कई आदमियों को मरवा दिया था और मुझे धोखे में रखा था, इसी तरह राधा भी मुझे अलका से बचा कर ले आई थी। इसने ना सिर्फ अलका के तमाम राज फाश कर दिए थे, बल्कि इसे मेरे सामने गोलियों से छलनी भी कर दिया था। कहीं राधा भी मेरे गिर्द कोई जाल तो नहीं बिछा रही थी। बेला और अलका अग्निहोत्री रॉ की एजेंट साबित हुई थी। कहीं राधा का ताल्लुक भी तो रॉ से नहीं था। गुज़श्ता रात जब आश्रम पहुंचा था तो मैंने राधा को बता दिया था कि मैंने दहशतगर्दी के कैंप में बमों के धमाके किए हैं। बमों के इन धमाकों के बाद रॉ के लिए मोस्ट वांटेड बन गया था मैं। हर शख्स को मेरी तलाश थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा ने भी फौरी तौर पर यह मंसूबा बना लिया हो कि अलका को ख़त्म करके मुझे एतमाद में ले ले और फिर बड़े इत्मीनान से मुझे प्लेट में सजाकर रॉ के भेड़ियों के सामने पेश कर दे। कुछ बैद नहीं था कि ऐसा ही हो। यहाँ तो हर शख्स एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था और सब ने मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना लिया था। मेरे जरिए अपने आदमी मरवा रहे थे ताकि वक़्त आने पर मुझे गिरफ्त में लेकर अपने नंबर बढ़ा सकें। अचाल छुआर मंदिर का पुरोहित भैरूनाथ भी इसी चक्कर में था। इसने मुझे पनाह भी इसलिए दी थी और नागराज को मरवाने के लिए मेरे साथ हर किस्म का तावन कर रहा था। मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता रहा। आखिरकार मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। अब मुझे ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत थी। इस वक्त दिन की 11 बजने वाली थी। अकबी लॉन में एक तरफ खूदरू झाड़ियाँ फैली हुई थी और दूसरी तरफ एक लंबी सी क्यारी बनी हुई थी जिसमें लगी हुई कद्दू की बेलें दूर तक फैली हुई थी। इनमें लौकी भी लगी हुई थी। मेरा ख्याल है कि राधा ने यहाँ बीज डाल दिए होंगे और ये बेलें खुदरू पौधों की तरह बढ़ती रहीं। मैं तकरीबन 1 घंटे तक बाहर रहा और फिर अंदर आ गया। मेरी आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मेरे लिए मजीद जागना मुमकिन नहीं रहा था। मैं दूसरे कमरे में घुस गया। ये कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श पर भी कोई चीज़ बिछी हुई नहीं थी। मैं राधा वाले कमरे में आ गया। इस कमरे में 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी और स्प्रिंग वाला सिंगल बेड था जिस पर राधा सो रही थी। वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। एक बाजू पहलू में फैला हुआ था और दूसरा सीने पर रखा हुआ था। बाल इसके चेहरे पर थे। न जाने क्यों मुझे इस पर बेहद प्यार आने लगा और फिर मैंने गैर इरादी तौर पर झुककर इसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। राधा कुछ मुसाई इसने आंखें खोल दी। मुझे देखकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और इसने मुझे बाहों की लपेट में लेकर बिस्तर पर गिरा लिया। लेकिन वो इस वक्त भी नींद में थी। एक हाथ मेरे सीने पर रखकर बेहरकत हो गई। चंद सेकंड्स बाद मेरी आंखें भी बंद होती चली गईं। मैं बेदार हुआ तो शाम हो रही थी। राधा कमरे में नहीं थी। आंखें खुल जाने के बाद भी मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 10-15 मिनट गुजर गए। कॉटेज में किसी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने राधा को आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। मेरा ख्याल था कि राधा किचन में चाय बना रही होगी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। कॉटेज के अंदर कहीं भी नहीं थी। मैंने सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा तो मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ती चली गई। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं भी दरवाजे की तरफ आ गया, वो भी बाहर से बंद था। मैं दोबारा बेडरूम में आ गया। सोने से पहले मैंने काराकोफ राइफल पलंग के करीब तबाही पर रखी थी, लेकिन अब वो राइफल वहाँ नहीं थी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। क्या राधा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त थे? सोच सोच कर मेरा दिमाग घूमने लगा। राधा मुझे इस कॉटेज में बंद कर गई थी। पता नहीं इसे गए हुए कितनी देर हो गई थी। हो सकता है वो वापस आने वाली हो और वो अकेली होगी या इसके साथ मौत के फरिश्ते भी होंगे। ये कॉटेज तकरीबन 50 साल पहले बना होगा। इसकी तामीर में पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। दरवाजे भी बहुत मजबूत थे। खिड़कियों में भी मोटी मोटी आईनी सलाखें लगी हुई थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मैं इस चूहेदान में फंस गया था। मौत के फरिश्तों के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने एक बार फिर पूरे कॉटेज का जायजा लिया और सामने की तरफ खुलने वाली खिड़की के करीब कुर्सी डालकर बैठ गया। खिड़की बंद रखी थी लेकिन इसकी झुरी में बाहर देख रहा था। आधा घंटा और गुजर गया और फिर बाहर कदमों की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मैंने खिड़की की झुरी से आंख लगाकर देखा। राधा बाहर वाले गेट से दाखिल होकर अंदर की तरफ आ रही थी और इसके एक हाथ में कपड़े का थैला, दूसरे हाथ में चाबियों का गुच्छा था। मैं मुहतात हो गया।
मेरा ख्याल था इसके साथ 2-4 आदमी और होंगे, लेकिन वो अकेली थी। बाहर किसी और की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। तकरीबन 1 मिनट बाद बरामदे वाली दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वो आड़ में थी। राधा ने अंदर दाखिल होते ही मुझे नहीं देखा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ी मुझे देखकर उछल पड़ी। ओ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। और मैं जो इतनी देर से सूली पर लटका हुआ था इसका तुम्हें ख्याल नहीं? मैं कहते हुए कुर्सी से उठ गया। क्यों सूली पर क्यों लटके हुए थे? राधा ने मुझे घूरा। मुझे सोता छोड़कर तुम चली गई थी और दरवाजे भी बाहर से लॉक कर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं समझा था कि मैं भी अलका की तरह बेवफा हूँ। इसने मुस्कुराते हुए मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए जवाब दिया। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है और मेरे चारों तरफ तो सांप ही सांप फैले हुए हैं। जहरीले नाग जो फन फाड़े मुझे डसने को बेचैन है। ठीक कहते हो, राधा ने गहरा सांस लिया। लेकिन तुम्हारे साथ धोखा करना होता तो तुम्हें बचाकर यहाँ क्यों लाती? वैसे इस वक्त तुमने वाकई मुझे डरा दिया। देखो मेरा दिल अब भी कितनी तेजी से धड़क रहा है। इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तुम कहाँ गई थी? मैंने हाथ इसके सीने से हटाते हुए सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यहाँ करीब ही एक बुनिये की दुकान है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेने गई थी, राधा ने कहते हुए थैला मेज पर रख दिया। अगर तुम्हें कोई पहचान लेता? मैंने इसे घूरा। बहरहाल बाहर की क्या सूरत हाल है? बहुत खौफनाक, राधा ने जवाब दिया। बुनिये की दुकान पर 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। पहाड़ी के कैंप में बड़ी तबाही मची है। शहर के लोगों में बड़ा खौफ और हिरास है। पुलिस और नागराज के आदमी पकड़ धकड़ कर रहे हैं। सही सूरत हाल तो किसी ऐसे आदमी से मालूम हो सकती है जो घूम फिर कर आया हो, या फिर हम खुद जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। पागल तो नहीं हो गई? मैंने राधा को घूरा। सूरत हाल से वाकिफ होने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद में बात करेंगे, अभी मैं चाय बनाती हूँ, कुछ कचौरियाँ लेकर आई हूँ। तुम तो दिन भर सोते रहे, मैं भी देर से जागी थी, दोपहर को कुछ नहीं खाया, अब मुझे भूख लग रही है। वो थैला लेकर किचन में चली गई। इसमें कुछ और चीज़ें भी थी। एक प्लेट में कचौरियाँ रखकर चाय बनाने लगी। तुम खाओ, मैं आ रही हूँ, इसने किचन में से आवाज़ दी, लेकिन मैंने कचौरियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। राधा मेरे लिए दिन भर भूखी रही थी। मेरा भी अखलाकी फ़र्ज था कि कुछ देर इसका इंतज़ार करूँ। मुझे ज़्यादा नहीं 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था। शाम का अंधेरा फैल चुका था। हम बीच वाले कमरे में बैठे हुए थे, जहाँ से बरामदे वाला और अकबी दरवाज़ा भी नज़र आ रहा था। बरामदे वाला दरवाज़ा तो बंद था, अलबत्ता हवा की आमदोरफ्त के लिए राधा ने अकबी दरवाज़ा खोल दिया था। अकब में कॉटेज की कंपाउंड वॉल से तकरीबन 50 गज आगे एक छोटी सी पहाड़ी थी। बाहर अंधेरा था और पहाड़ी पर दरख्तों के झूमते हुए हियोले नजर आ रहे थे। मैं और राधा अभी तक ये तय नहीं कर पाए थे कि आज हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं। जितना खतरा मेरे लिए था, इतना ही खतरा राधा के लिए भी था। दुर्योधन को पता चल गया था कि अलका कत्ल हो चुकी है, इसकी लाश भी दरियाफ्त हो गई होगी, और कमरे में बिखरी हुई फाइलें और दूसरी चीज़ें देखकर भी वो समझ गया होगा कि ये किसकी हरकत हो सकती है। राधा को वहाँ से गायब पाकर इस पर शुबा होना भी लाजमी बात थी। दुर्योधन को मेरे साथ राधा की भी तलाश होगी, इसलिए मैं समझता था कि फ़िलहाल हम दोनों का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि मैं चौंक कर बाहर देखने लगा। मेरा रुख अकबी दरवाजे की तरफ था और पहाड़ी के पीछे अचानक ही रोशनी नजर आने लगी। ये रोशनी कैसी है? मैंने राधा को मुतवज्जा किया। वो भी मुड़कर इस तरफ देखने लगी और फिर हम दोनों उठकर दरवाजे में आ गए। पहाड़ी के पीछे नारंगी रंग की रोशनी हो रही थी। यूं लगता था जैसे इस पहाड़ी के पीछे किसी जगह बहुत बड़ा अलाव रोशन है, शायद कहीं आग लगी या राधा बिड़बिड़ाई। मेरे जहन में अचानक ये ख्याल उभरा, रात को पहाड़ियों में कैंप की तबाही के बाद नागराज के आदमियों ने आज दिन में शहर में हंगामे किए होंगे। हो सकता है वो हंगामे अब भी जारी हों और उन्होंने किसी इमारत को आग लगा दी हो। आओ ज़रा इस पहाड़ी पर चलकर देखते हैं, मैंने कॉटेज की अकबी दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। कॉटेज की अकबी दीवार में कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं था। मैं उछलकर 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया और फिर राधा को भी हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। दूसरी तरफ से दीवार ज़्यादा बुलंद थी, ज़मीन तकरीबन 8 फीट नीचे थी। अंधेरे में छलांग लगाते हुए चोट लगने का अंदेशा था। मैंने राधा का हाथ पकड़कर इसे नीचे लटका दिया और फिर इसका हाथ छोड़ दिया। वो धप की आवाज़ से नीचे गिरी और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं भी दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर नीचे लट गया और फिर हाथ छोड़ दिए। तब मैं समझा कि राधा के मुंह से चीख क्यों निकली थी। इस तरफ गहराई मेरी तवक्का से ज्यादा थी। मेरा कद तकरीबन 6 फुट था और दीवार से लटका हुआ होने के बावजूद मैं तकरीबन 4 फीट नीचे गिरा था और मेरे मुंह से भी करासी खारिज हो गई। 1 मिनट तवक्कुफ के बाद हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ तकरीबन 2 मील आगे नशीब में शहर का मरकजी इलाका था जो रंग बरंग रोशनियों से जगमगा रहा था और इसकी पल्ली तरफ किसी इमारत में आग लगी हुई थी। वो यकीनन बहुत बड़ी इमारत थी।
आग दूर दूर तक फैली हुई थी और शोले आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे थे। राधा भी इस आग को देखकर कांप उठी थी। इसने गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं शहर की रोशनी और आग के उठते हुए शोलों को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आतिशज़दा इमारत किस इलाके में हो सकती है। मेरे जहन में इस इमारत के बारे में एक मुहिम सा ख्याल तो उभर रहा था, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। ये कौन सी इमारत हो सकती है? मैंने राधा की तरफ देखे बगैर पूछा। किसी ठाकर की हवेली या किसी राजा का महल? ना ये ठाकर की हवेली और ना ही राजा महल है, या चाल चुहार मंदिर है, राधा ने जवाब दिया। क्या मैं उछल पड़ा? राधा ने वही बात कही थी जिसका ख्याल एक लम्हे पहले मेरे जहन में आया था। हाँ, यह चाल चुहार मंदिर है, राधा ने बाबसूख लहजे में जवाब दिया। मैं कई साल से माउंट अबू में हूँ, पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि ये कौन सी इमारत है और कहाँ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अगर तुम्हें कभी इस तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि चाल चुहार मंदिर ऊंची जगह पर है और ये एक नहीं कई इमारतों पर मुश्तमिल है और एक दूसरी से जुड़ी हुई और बतदरीज बुलंदी की तरफ चली गई है। तुम इन शोलों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसी ढलान सी बन गई है, लेकिन हैरत की बात यह है कि बैक वक्त पूरी इमारत को आग क्यों लग गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।